हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में 1 से 10 जून 2024 के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स हैं और आपके आने वाले एग्ज़ाम यूपीपीएससी और आरओ एआरओ में जिस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरह के प्रश्नों को इस वीडियो में कवर किया गया है। तो चलो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि हाल ही में किस अफ्रीकी देश ने मलेरिया से लड़ने के लिए जीएम मच्छर का प्रयोग शुरू किया है? तो ये प्रयोग शुरू किया है जिबूती ने। अब ये जीएम क्या है? जेनेटिकली मॉडिफाइड। इसमें क्या है कि जो भी मेल मच्छर होंगे उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड किया जाएगा और जब वो फीमेल मच्छर से मिलेंगे तो 95% मेल मच्छर पैदा होंगे और इस तरह इनकी आबादी धीरे धीरे कम हो जाएगी। तो ये प्रयोग शुरू किया है जिबूती ने। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा राज्य अपने स्कूली पाठ्यक्रम में एआई अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग कर रहा है? तो ये प्रयोग कर रहा है केरल। और आपको पता है कि केरल ही एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टीचर भी प्रयोग में ला रहा है जिसका नाम है आइरिस। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो ये बनाया है जापान ने। तो लिग्नोसैट एक लकड़ी से बना उपग्रह है और ये मैग्नोलिया वुड से बनाया गया है। अब ये लकड़ी से उपग्रह क्यों बनाया गया है? इसका रीज़न क्या है कि जो भी उपग्रह जब हम वापस लाते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में तो उनके कुछ डेब्रीज रह जाते हैं, यानी कि उनके कुछ टुकड़े एटमॉस्फेयर में ऐसे घूमते रहते हैं जिन्हें हम डेब्रीज बोलते हैं। अभी लकड़ी से जब बना उपग्रह होगा तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में जब जब ये आएगा तो ये जलकर राख हो जाएगा और कोई डेब्रीज नहीं बचेगा। तो ये उपग्रह जापान ने बनाया है। अगला प्रश्न, चर्चा में रहा नासा के मैगलन मिशन का संबंध किससे है? तो नासा का एक मैगलन मिशन है जिसका संबंध है शुक्र से और इसी तरह का एक मिशन नासा और शुरू कर रहा है जो 2029 में शुक्र के पास से गुजरेगा और जिसका नाम है द विंसी मिशन। तो याद रखिएगा, मैगलन मिशन और द विंसी मिशन दोनों ही शुक्र से रिलेटेड हैं। अगला प्रश्न, अदानी पोर्ट ने किस देश के दार ए सलाम बंदरगाह के लिए 30 साल का समझौता किया है? तो अदानी पोर्ट ने ये समझौता किया है दार ए सलाम बंदरगाह, और दार ए सलाम बंदरगाह है तंजानिया का। तो तंजानिया का जो पोर्ट है दार ए सलाम, वहाँ पर अदानी पोर्ट अपनी कार्रवाई जो उसके लॉजिस्टिक्स से रिलेटेड है वो शुरू करेगा और ये 30 साल का समझौता किया है। अदानी पोर्ट्स के भारत में कई जगह पे पोर्ट हैं। गुजरात में जैसे दहेज है, मुंद्रा है, गोवा में मोर्मुगांव है, उड़ीसा में गोपालपुर है। इसी तरह के कई पोर्ट अदानी ने अधिकृत कर रखे हैं। और रही तंजानिया की बात, तो तंजानिया की कैपिटल है डोडोमा और यहाँ पर अफ्रीका का सबसे बड़ा, सबसे हाईएस्ट, सबसे ऊंचा जो माउंट है वो है माउंट किलिमंजारो। याद रखिएगा, माउंट किलिमंजारो है तंजानिया में। अगला प्रश्न, मई 2024 में रेड फ्लैग बहुसैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ पर किया गया? तो ये बहुसैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया है अलास्का में, और अलास्का है यूएसए में। और इस सैन्य अभ्यास में भारत ने भी अपने IL-78, C-17, ग्लोब मास्टर और राफेल जैसे एयरक्राफ्ट भेजे हैं। तो ये रेड फ्लैग बहुसैन्य अभ्यास अलास्का में होगा। अगला है कि किस देश ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर दूसरी बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है? तो ये ऐतिहासिक लैंडिंग की है चीन ने। और चीन का जो रॉकेट था लॉन्ग मार्च 5, इस रॉकेट से इसने अपना उपग्रह भेजा जिसका नाम है चांग E6, जो कि चंद्रमा के सुदूर भाग पर पहुंचा है। और आपको याद होगा कि इसी चांग E6 पर पाकिस्तान ने भी अपना उपग्रह भेजा है जिसका नाम था iCube कमर। तो ये भी याद रखना। अगला प्रश्न, हाल ही मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी है? तो मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है क्लाउडिया शिएनबाम, और ये मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति होंगी। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो क्लाउडिया शिएनबाम मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी डेटा के अनुसार भारत को 2023-24 में किस देश से सबसे अधिक FDI फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की प्राप्ति हुई है? तो ये प्राप्ति हुई है सिंगापुर से। तो सिंगापुर से भारत को सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मिलता है और इसके बाद नंबर आता है मॉरिशस का और उसके बाद आता है USA। तो सिंगापुर, मॉरिशस और USA से भारत को सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त होता है।
सिंगापुर से भारत को 11.77 बिलियन यूएस डॉलर एफडीआई की प्राप्ति हुई है 2023-24 में। अगला प्रश्न, हाल ही में 21वीं सांग्रीला संवाद या एशियाई सुरक्षा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन किया गया है सिंगापुर में। और इस सम्मेलन में होता क्या है कि जो सुरक्षा से संबंधित मुद्दे हैं उन पर चर्चा की जाती है और देशों के मध्य विभिन्न तरीके के समझौते किए जाते हैं। तो सांग्रीला डायलॉग होता है सिंगापुर में। अगला प्रश्न, विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो कि 5 जून को मनाया जाता है प्रत्येक साल, और इस वर्ष की थीम है लैंड रेस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट रिजिलियंस। तो तीनों ही विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की थीम है। अब प्रश्न है कि विश्व पर्यावरण दिवस जो 5 जून को मनाया जाता है, 5 जून को ही क्यों मनाया जाता है? तो उसका क्या है कि 5 जून 1972 में एक स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था और उसी सम्मेलन में यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंटल प्रोग्राम की स्थापना की गई थी। तो इसीलिए 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और यूएनईपी की जो स्थापना हुई थी 5 जून 1972 को, और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में, याद रखिए। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में भारत के किस राज्य से 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है? तो ये शामिल किया गया है बिहार से। बिहार में जमुई जिले में नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य, ये दोनों ही अभ्यारण्य जमुई जिले में है बिहार में, और इन दोनों को ही रामसर स्थलों में शामिल किया गया है। और इस तरह अब टोटल भारत में 82 रामसर स्थल हो गए हैं। बिहार में पहले कांवर झील एक रामसर स्थल था, और अब इन दोनों के मिलने से टोटल बिहार में 3 रामसर स्थल हो गए हैं। सबसे ज़्यादा रामसर स्थल हैं तमिलनाडु में 16 और उत्तर प्रदेश में 10। तो भारत में बिहार से 2 रामसर स्थलों को शामिल किया गया है, नागी पक्षी अभ्यारण्य और नकटी पक्षी अभ्यारण्य। अगला प्रश्न, हाल ही में अंतरिक्ष में 1000 दिन पूरे करने वाले पहले व्यक्ति ओलेग कोनोनेंको किस देश के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं रूस के, और इन्होंने 1000 दिन पूरे कर लिए हैं अंतरिक्ष में। एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि इन्होंने एक बार में ही 1000 दिन पूरे नहीं किए हैं। इनकी ये 5वीं यात्रा है जिसमें इन्होंने 1000 दिन पूरे किए हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में काजा शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है जाम्बिया में। और काजा शिखर सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है हाथियों के संरक्षण को बढ़ाना और उनकी तस्करी को रोकना। और ये शिखर सम्मेलन में मुख्यतः 5 जो हाथी बहुल देश हैं, जिसमें कि अंगोला, बोत्सवाना, नामीबिया, जाम्बिया और जिम्बाब्वे शामिल हैं। तो इन देशों के मध्य काजा शिखर सम्मेलन 2024 जाम्बिया में आयोजित किया गया। अगला प्रश्न, हाल ही में लोकसभा चुनाव 2024 कितने चरणों में संपन्न हुआ? एक बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये कि लोकसभा चुनाव 2024 जो अभी हाल ही में हुआ है वो कितने चरणों में संपन्न हुआ? तो ये 7 चरणों में संपन्न हुआ है। और इस चुनाव में जो बहुमत हासिल किया है वो हासिल किया है एनडीए ने, यानी कि नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसने कि कुल 292 सीटों पर जीत हासिल की है। और इसके विपक्ष में जो इंडिया अलायंस था उसने 233 सीटों पर जीत हासिल की है। तो इस तरह एक बार फिर से भारत में नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने वाली है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किस देश के माउंटेन कनलाओन में विस्फोट हुआ है? तो ये माउंटेन कनलाओन फिलीपींस में स्थित है और हाल ही में इसमें विस्फोट हुआ है। और ये फिलीपींस के नेग्रोस आइलैंड पर स्थित है। तो फिलीपींस के नेग्रोस आइलैंड पर स्थित माउंट कनलाओन में विस्फोट हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी की गई एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? तो इस इंडेक्स में भारत की रैंक है 176, तो 176वीं रैंक है। और एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 यूएसए की एक यूनिवर्सिटी है, येल यूनिवर्सिटी। तो येल यूनिवर्सिटी ने एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स जारी किया है और इस इंडेक्स के अनुसार भारत की रैंक 176 है। इस
इंडेक्स में जो टॉप के थ्री कंट्रीज हैं वो हैं एस्टोनिया, लग्जमबर्ग और जर्मनी, और सबसे लास्ट में जिसका स्थान है वो है वियतनाम, और वियतनाम का 180वां स्थान है। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में किसने अर्थ केयर उपग्रह को लॉन्च किया है? तो ये अर्थ केयर उपग्रह को हाल ही में लॉन्च किया है जाक्सा और ईएसए। ईएसए मतलब यूरोपियन स्पेस एजेंसी, जाक्सा जापान की स्पेस एजेंसी है और ईएसए यूरोप की स्पेस एजेंसी है। इन्होंने अर्थ केयर उपग्रह को फॉल्कन 9 रॉकेट से भेजा है और इसका मुख्य काम रहेगा कि अर्थ पर जो रेडिएशन का इफेक्ट पड़ता है उसके बारे में ये रिसर्च करेगा कि रेडिएशन का क्लाउड पे, एरोसोल पे किस तरह इफेक्ट पड़ता है, तो उसके क्या रिजल्ट रहेंगे, इसके बारे में जानकारी हासिल करेगा अर्थ केयर उपग्रह, जिसको जाक्सा और यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने लॉन्च किया। अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने वायु प्रदूषण से निपटने के लिए 10,000 करोड़ रुपए की परियोजना की घोषणा की है? तो ये घोषणा की है हरियाणा राज्य ने, और हरियाणा राज्य इस चीज के लिए वर्ल्ड बैंक की मदद ले रहा है। वर्ल्ड बैंक ने इस परियोजना को वित्त पोषित किया है, जो कि 10,000 करोड़ की परियोजना है और वायु प्रदूषण से निपटने के लिए इसका यूज किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से देश संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं? तो ये बनाए गए हैं पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, ग्रीस और डेनमार्क। तो ये पांचों देश ही संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं, और ये जो अस्थायी सदस्य हैं ये 2 वर्ष के अंतराल पर बदलते रहते हैं। जैसे कि हमें पता है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में 5 स्थायी सदस्य होते हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। जो 5 स्थायी सदस्य हैं जिनको कि वीटो पावर मिली होती है, और 10 अस्थायी सदस्य हैं जो कि 2 वर्ष के अंतराल पर बदलते रहते हैं, और भारत इस तरह 8 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का अस्थायी सदस्य बन चुका है। दोस्तों, इस तरह का प्रश्न यूपीपीएससी में एक बार पूछा गया था, तो जितने भी ये प्रश्न हम करवा रहे हैं वो सभी महत्वपूर्ण है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये एग्जाम में आने की पूरी संभावना है इनकी। तो ऐसे ही और प्रश्नों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते रहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो महिला एकल का खिताब जीता है ईगा स्वीटेक ने, और ईगा स्वीटेक रहने वाली हैं पोलैंड की, और इन्होंने फ्रेंच ओपन के फाइनल में जैस्मीन पाउलिनी को हरा के इस वर्ष का फ्रेंच ओपन खिताब जीता है। और अभी पुरुषों का भी रिजल्ट आ गया है। पुरुषों में कार्लोस अलकराज ने, जो कि स्पेन के रहने वाले हैं, उन्होंने अलेक्जेंडर ज्वेरेव जो कि जर्मनी के हैं उनको हराकर फ्रेंच ओपन का पुरुष एकल का खिताब भी जीत लिया है। तो महिला में जीता है ईगा स्वीटेक जो पोलैंड की रहने वाली हैं, और कार्लोस अलकराज पुरुषों में जो कि स्पेन के रहने वाले, जिन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 जीता है। अगला प्रश्न, हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी कौन रही है? तो ये शीर्ष भारतीय यूनिवर्सिटी रही है आईआईटी बॉम्बे, और लास्ट ईयर जिसने टॉप किया था वो थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली। ये क्यूएस क्या होता है? क्यूएस है क्वार्टरली साइमंड्स, ठीक है। तो ये क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में आईआईटी बॉम्बे ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में आईसीसी ओडीआई प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब किसे दिया गया है? तो ये खिताब दिया गया है विराट कोहली को। तो विराट कोहली को आईसीसी प्लेयर ऑफ द ईयर 2023 का खिताब दिया गया है, और विराट कोहली आपको पता होगा कि इन्होंने आईपीएल में सबसे ज़्यादा रन बनाए थे और उनको ऑरेंज कैप दी गई थी, और आईपीएल में ये 8,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। तो ये बातें विराट कोहली से संबंधित याद रखिएगा। अगला प्रश्न, हाल ही में उत्तर पूर्व का दूसरा आईआईएम कहाँ खोला गया है? उत्तर पूर्व का दूसरा आईआईएम खोला गया है असम के कामरूप में। असम का एक कामरूप जिला है, तो कामरूप जिला में दूसरा आईआईएम खोला गया है, और पहला आईआईएम जो उत्तर पूर्व यानी कि नॉर्थ ईस्ट का खोला गया था वो खोला गया था मेघालय की शिलोंग में। तो शिलोंग में पहला खोला गया था, दूसरा खोला गया है कामरूप असम में। अगला प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है?
तो दक्षिण कोरिया ने हाल ही में अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी शुरू की है और इसने अपनी एजेंसी को नाम दिया है कासा, कोरिया एरोस्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो 1 से 10 जून 2024 के बीच में रहे। इन सारे प्रश्नों को बार बार रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए और हमारे चैनल को फॉलो करते रहिए और वीडियो देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।